नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारे सामने और देखिए 5 नगर निगम का रिजल्ट आ चुका है, जिनमें से 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया, 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया और कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर जीता है। तो कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं दूसरे चरण में। पहले चरण में हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने लीड ली थी पहले चरण में, और दूसरे चरण में कांटे की टक्कर हमें देखने को यहां पर मिली है। तो चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दुर्गेश जी और मिथुन जी। दुर्गेश जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्षद प्रत्याशी आपके जीत रहे हैं, लेकिन जो महापौर प्रत्याशी आपके हारे हैं, मैं जानना चाहूंगा सर, चूक कहां हुई? मैंने कहा ना, कोई सानी नहीं होता है, हार के 100 कारण होते हैं। कई बिंदु होंगे, कई वहाँ से फीडबैक कार्यकर्ताओं का आएगा और निश्चित रूप से हार से हताश न होते हुए हम उससे सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ गलतियाँ हुई उसको सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हम तो पहले से ही, मैंने आपको कहा है, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। हमारा पूरा कार्यकर्ता, हमारा संगठन निश्चित रूप से पूरी दमदारी से चुनाव लड़े। पूरी हम लोग हर उस चुनाव में आप देखेंगे कि हम लीड कर रहे थे, पर कहीं पे जनता का जनमत जो मिला है उसको श्रोधार्य करते हुए हम सबक लेंगे और प्रदेश की जनता का जो सेवा का संकल्प है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मिथुन जी, पहले चरण के रिजल्ट देखें, दूसरे चरण के रिजल्ट देखें, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक बूस्टर डोज कहीं ना कहीं मिल गया है निकाय चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। मिथुन जी, देखिए, ये जो कांग्रेस के लोगों पर भरोसा जनता ने जताया, इस भरोसे को हम लोग कायम रखेंगे और लगातार इस भरोसे में बढ़ोतरी हो ऐसे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनकी सच्चाई आज जनता के सामने है। जनता ने उस हिसाब से निर्णय दिया है और मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बहुमत हम लोग लेकर के आए। जनता की ये जो अपेक्षा आज कांग्रेस पार्टी के प्रति है, इस अपेक्षा को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अभी भी थोड़ा सा यदि जिम्मेदारी का एहसास है, तो आपने जो दावे किए थे, आपने जो वादे किए थे, उनकी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देना शुरू करिए। नहीं तो मध्य प्रदेश की जो जनता है 2023 में आपका इंतजार कर रही है, 2024 में आपकी केंद्र सरकार का इंतजार कर रही है। और हमारे भाजपा के साथी ने बहुत अच्छा बोला, सफलता का कोई सानी नहीं होता। जबकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो ये जीत बताई जाती मोदी जी की, ये जीत बताई जाती शिवराज जी की, ये जीत बताई जाती वीडी शर्मा जी की। अब भाजपा के लोग हार गए हैं तो किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है, किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताती है, वो आज महापौर के चुनाव में हारने के बाद आज पार्षदों के भरोसे अपनी थोड़ी सी सेलिब्रेशन करना चाह रही है, तो वो करते रहें। हम लोगों को जो मैंडेट दिया है उसको कायम रखना, उसको आगे जाकर के बढ़ाना, जनता के दिए गए जनमत का सम्मान करना और उसके अनुरूप काम करना, इसका हमारा आने वाले समय में प्रयास होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। बीजेपी दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी दफ्तर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, वो दर्शकों को हम दिखा देते हैं। इस समय बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें हैं? हालांकि कांटे की टक्कर रही, 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस। एक्सटेंड कर दिए गए, 4:30 मुझे बंसल जाना था, पूछ लीजिए। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ जश्न की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से पहले चरण में जिस तरीके से उत्साहजनक परिणाम आए थे, उसके बाद बड़े ज़ोर शोर से यहाँ जश्न मनाया गया था। लेकिन अगर आज की बात करूँ तो 5 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस, वहीं 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जो बाकी के नगर पालिका यानी 40 नगर पालिका और 169 जो नगर परिषद के जो परिणाम आए हैं वो बेहद उत्साहजनक हैं। वहाँ की जनता ने पार्षदों को, बीजेपी के पार्षदों को जिताया और यही कारण है कि सभी में बीजेपी बहुमत के साथ अपनी परिषद बनाने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, जिसको लेकर वो जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। और अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ जश्न जो है वो मनाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही अगर कांग्रेस की भी बात करूँ तो कांग्रेस भी शाम को 6 बजे जश्न मनाएगी। वहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ यहाँ पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से
नगरीय निकाय चुनाव में या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव में जो सदस्यों की जीत हुई उससे बीजेपी खासी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन अगर उसके उलट अगर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस जश्न पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे कि अब से कुछ देर पहले जो साथी प्रवक्ता बैठे वो भी कह रहे हैं कि किस बात का जश्न है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उनके पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा बनी है, नगर पालिकाएँ उनके पार्षद जीते में, ऐसे में वो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, कांग्रेस का यही कहना है कि भले ही महापौर उनके ज्यादा हों और जिस तरीके से जो पार्षद प्रत्याशी हैं ज्यादा जीत रहे हैं और इन्हीं पार्षद प्रत्याशियों की जीत के बल पर बीजेपी जश्न मना रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पार्षदों की अगर बात करूं तो बहुत जी बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद हैं उनके अगर आंकड़े उठा कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि अधिकांश नगर पालिका नगर परिषदों में बीजेपी के पार्षद अधिक जीते हैं। इससे यदि साफ है कि आने वाले समय में जब नगर पालिका परिषद और नगर परिषद का जब गठन होगा तो उसमें बीजेपी के अध्यक्ष बनना लगभग तय है। और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके से आम जनता ने बीजेपी का समर्थन किया है, ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जो जिस तरीके से उनको क्रियान्वित किया गया, उनको जो आम आदमी उसको लाभान्वित किया गया और उसी का ये नतीजा है कि ग्रास रूट लेवल पर यानी ज़मीनी स्तर पर जो बीजेपी के साथ लोग खड़े नजर आए हैं। भले ही कुछ जगह पर उनके महापौर प्रत्याशी ना जीते हों, वो हवाला दे रहे हैं जबलपुर का, वो हवाला दे रहे हैं ग्वालियर का, कि भले ही वहाँ पर उनके महापौर प्रत्याशी ना जीते हों, लेकिन अगर पार्षदों की संख्या देखेंगे तो वो ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं परिषद जो है वो बीजेपी की रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2023 में अब विधानसभा इलेक्शन भी है और उसके पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, और ऐसे में जब जीत हुई है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो बना रहे और यही कारण है कि अब जश्न की तैयारी ठीक है सब बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की भी जरूरी है। रायपुर से खबर जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक, अविश्वास प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। बीजेपी विधायकों के सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सदन को सूचना दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम रायपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। अविश्वास प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। बीजेपी विधायकों की सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी हुआ है। व्हिप जारी किया है बीजेपी ने विधायकों को कि सदन में मौजूद रहें। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सदन को भी सूचना दे दी गई। तो छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और मानसून सत्र को लेकर ही हमें डेवलपमेंट और देखने को मिल रहे हैं, गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और अविश्वास प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने व्हिप जारी किया। बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। सदन में मौजूद रहने के लिए ये व्हिप जारी हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सदन को भी सूचना दे दी गई है। तो सदन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। वॉकआउट भी विपक्ष ने किया जवाब से असंतुष्ट होकर, और अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हैं फोन पर। देवव्रत, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो आज से शुरू हुआ है और जैसा कि आसार थे वैसे उसी तरह से हंगामेदार आज का पहला दिन ही रहा। काफी तीखी नोकझोंक जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली और अब एक तरह से जो बीजेपी है ये कल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है, जिसकी सूचना जो है वो अधिकृत रूप से विधानसभा सचिवालय को दे दी गई है। और सचिवालय को सूचना देने के बाद एक बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो शामिल हुए और इसमें एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लाया जा रहा है कि लगातार जो चोरी चाकूबाजी समेत जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस मुद्दे को लेकर के लाया जाएगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव समेत जो चर्चाएं हो रही है उसके लिए एक व्हीप जारी किया गया है और व्हीप के तहत जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनकी सदन में मौजूदगी जो है वो जरूरी होगी। तो बैठक में ये फैसला लिया गया है और भी कई ऐसे मसले हैं
जिनमें कोशिश ये रहेगी विपक्ष की कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए, क्योंकि आज भी कई सवालों के जवाब में मंत्री घेरते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में जब विधायकों की बैठक हुई है यहाँ पर बीजेपी की, तब देखा यह जा सकता है कि जो आने वाले बैठकें हैं सदन की, वो भी काफी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से बीजेपी निशाना लगातार साध रही थी, अब तक के बयानबाजियां देखी जा रही थी, लेकिन अब सदन में इसकी गर्माहट महसूस की जाएगी। हंगामा कल भी बरपता है। ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है और व्हिप भी जारी कर दिया है अपने विधायकों के लिए। खबर दुर्ग से है, जहां पर शिवनाथ नदी कार हादसे के मामले में शिवनाथ नदी से निकाली गई है कार। रायपुर के निशांत भंसाली का शव मिला है। 17 जुलाई को घर में विवाद हुआ था। विवाद पर कार लेकर निकला था निशांत। आखिरी लोकेशन शिवनाथ नदी की मिली थी। टिकरापारा रायपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घंटे से अधिक वक्त से चल रहा शिवनाथ नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एक कार मिली है, रायपुर की कार मिली है, उसमें एक युवक की लाश भी मिली है। पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ में। सर, किस तरह का रेस्क्यू था और क्या अभी सफलता मिली है? संडे रात में 11 से 11:30 के बीच में एक कार के डूबने की बात मछुआरों से हमारे सामने आई। मंडे मॉर्निंग 5 बजे से ही पहले एफडीआरएफ और जिला बल, उसके बाद एनडीआरएफ, करीब 20 से ज़्यादा बोट, 100 से ज़्यादा कर्मचारी लगातार एरिया की स्कैनिंग कर रहे थे। लेकिन तेज़ बारिश के कारण 100 फीट जलस्तर था, करंट बहुत ज़्यादा था पानी में और मटमैला पानी होने के कारण सर्चिंग में व्यवधान आ रहा था। कल मेरे द्वारा खुद पूरे एरिया की स्कैनिंग की गई। जो मछुआरे थे उनसे बात किया गया। लास्ट स्पॉट जो उसने बताया जहाँ पे उसने गाड़ी को ब्लिंक करते हुए देखा, वहाँ पर आज 50 मीटर में सघन चेकिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज द्वारा भी पता लगाया गया कौन सी गाड़ियाँ इधर पे पार हुई थी। 80 गाड़ियों को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। सभी के मालिकों को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने पे टिकरापारा रायपुर निवासी संडे को ही शाम को 5-6 बजे घर से लड़के निकलने की बात सामने आई थी। उसके स्वजनों को भी आज यहाँ बुला लिया गया था। करीब 1:30 बजे गाड़ी को लोकेट किया गया और करीब मेहनत के बाद 3 बजे इसको करीब निकाला गया। परिजनों ने इसकी पहचान तुरंत कर ली है। ये निशांत के रूप में हुई है, जो कि 36 वर्षीय रायपुर टिकरापारा निवासी है, अकाउंटेंट है और पारिवारिक विवाद के कारण प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या नजर आ रही है। पोस्टमार्टम अभी की जाएगी, जिसके बाद और भी चीज़ें सामने आएंगी। सर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी रही, लेकिन मछुआरे जब आए उसके बाद में सफलता मिली। वो मछुआरों का काफ़ी योगदान रहा है। मछुआरे पहले दिन से हमारी योगदान में उतरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सूचना दी थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मछुआरे सबका अपना योगदान है, लेकिन मछुआरों का सबसे बड़ा योगदान है उन्होंने हमें जानकारी दी और डिटेक्ट करने में और निकालने में भी उनकी बहुत योगदान था। निश्चित रूप से 15 अगस्त को कलेक्टर महोदय द्वारा उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। उनको लाइफ गार्ड के रूप में यहाँ नौकरी भी दी जा सकती है। लगातार वो जनता की मदद में लगे रहते हैं और निश्चित रूप से उनको जो है पदक के लिए भी उनको जो है उनका नाम आगे अग्रसर किया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसपी, बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी घटना रही थी, किस तरह से आज ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। निशांत भंसाली के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। 17 तारीख को वो घर से गायब था। पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। तो अभी फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। उसके बाद में कार को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो एक बड़ी यहाँ पर सफलता पुलिस को मिली है। हालांकि इस सफलता को पाने के लिए 3 दिन लग गए हैं और इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका मछुआरों की रही है। एसपी ने साफ किया है कि जो मछुआरे इसको ऑपरेशन को सफल बनाए हैं उनको 15 अगस्त को सम्मानित भी किया जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शहर की सरकार की। रिजल्ट हमारे सामने हैं। 5 नगर निगम के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। 2-2 पर यहां पर मुकाबला बराबरी का रहा। 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और कटनी की बात करें तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर जीती हुई हैं। तो 2 सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, वासु चौरे और शैलेंद्र। वासु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं बात करूंगा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के पास इस नगरीय निकाय चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पा बहुत लिया कांग्रेस ने इन नगरीय निकाय चुनाव में। वासु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अपन बीते चुनावों की बात करते हैं, 16 नगर निगम में से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी और सभी 16 नगर निगमों पर कांग्रेस का वहां पर
माफ कीजिएगा, बीजेपी का वहां पर कब्जा था। लेकिन इस बार अब दोनों चरणों की जो है स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है और 16 में से 9 सीट जो है वो बीजेपी के पास आई है। कांग्रेस 5 सीट पर जीतने में कामयाब हुई है, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय और आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। तो 0 से 5 पर कांग्रेस पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 5 सीटों का गेन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है और वहीं बीजेपी 7 सीट जो है वो पीछे इन चुनावों में नजर आ रही है। बहरहाल जिस तरीके के परिणाम आए हैं सुमित, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए ये चिंतन और मंथन करने की बात जरूर है। लेकिन मैं आपको मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं मौजूद हूं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटने लगे हैं। कुछ ही देर में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ढोल धमाके यहां पर होंगे, जश्न भी मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो चुनावी परिणाम आए हैं कांग्रेस के लिए कुछ हद तक खुशी मनाने का मौका लेकर आए हैं, कुछ हद तक कांग्रेस के लिए मंथन करने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो बीजेपी से पीछे ही इन चुनावों में कांग्रेस नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस की कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके के परिणाम आए, कैसे एनालिसिस करते हैं आप इनका? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रामीण से लेकर शहर तक जीत का दंभ भरते थे, उस जीत की कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो फीके पड़े हैं। उन दावों की पोल खोल दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो सरकार थी वो तो 2018 में जनता ने ही चुन ली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने, किसानों ने कर्ज माफी को चुना था, युवाओं ने रोजगार के लिए चुना था, माताओं ने एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लुटेरों ने सत्ता को छीना और जनता ने आज जो महंगाई की मार है और जिस तरीके से उस जनादेश को लूटा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मध्य प्रदेश की जो बागडोर है, नगर सरकार है, वो पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके शासकों को, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में देने का जो कार्य किया है, इसका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं निश्चित रूप से ये जो जनता है सब जानती है कि जो विकास का पहिया था वो कहीं ना कहीं रुक गया था और नगर सरकार के माध्यम से जो कार्य अधूरे हैं वो कांग्रेस पूरा करेगी। ये जश्न मनाने का मौका है या सोचने का मौका है, क्योंकि बीजेपी अभी भी 9 नंबर पर है। सीट्स के मामले में अगर देखा जाए 16 में से 9 बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास। देखिए, जश्न मनाने का मौका इसलिए है कांग्रेस को, ये बीजेपी खुद अपने शब्दों में ये बोल रही थी कि ये सेमीफाइनल है, तो 5 सीट को हम जीते हैं और 2 बीजेपी से छिन गई है, 7 ये हो गई है और 2 सीटें जो है बुरहानपुर, इनकी जो बी टीम है जो ओवैसी कहलाती है वो जीती है, उसकी वजह से जीते हैं और उज्जैन में शासन प्रशासन की मेहरबानी से जीते हैं। तो 5 हम जीत गए हैं, 2 ये मान लीजिए 7 और 2 इनसे छिन गई है, 9 इनके पास से जा चुकी है। अब इनको सावधान हो जाना चाहिए, जनता के कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए इनको, नहीं आने वाला समय हमारा है, 2023 कांग्रेस का है। तो देखिए सुमित, चुनाव भले ही नगरीय निकाय का था, लेकिन इन चुनावों के भी जो दावे किए जा रहे हैं वो 2023 में जीत का जो फासला तय करेगा या जीत के लिए जो इबारत लिखी जाएगी, उस तरह से इन पूरे चुनावों को जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है। बहरहाल जश्न दोनों ही दल मना सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी परिणाम आए हैं, खासतौर पर दूसरे चरण की हम बात करें तो एक मिला जुला मैंडेट जो है वो जनता ने दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक वार्निंग अलार्म की तरह भी ये चुनाव रहे हैं और निश्चित तौर पर पीसीसी में भी और बीजेपी कार्यालय में भी जो बड़े नेता हैं वो जरूर इन नतीजों पर आत्मंथन और चिंतन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को सबक दिया है तो किसी को उत्साहित किया है। वासु, शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बताया जैसा कि 5 बजे बीजेपी जश्न मनाएगी, लेकिन जश्न के बाद मंथन भी जरूरी, क्योंकि 16 से 9 पर आ गए आप। देखिए, बिल्कुल सुमित बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से पहले चरण के जब मतदान आए थे और उस दौरान ये देखने में आया था कि 3 सीटें जो है वो हार गई थी, तो यही कारण है कि जब शाम को 9 बजे के आसपास एक बैठक बुलाई गई थी सीएम हाउस में। हालांकि उसका मूल उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रेनिंग देना था, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो जब वहाँ पहुँचे थे तो उनसे बाकायदा इस बारे में भी चर्चा की गई कि जिन सीटों पर हारे आखिर उनके क्या हालात रहे, क्यों ये सीटें हारी। और जिस तरीके से दूसरे चरण की अभी जो मतगणना हुई है और उसमें जिस तरह के नतीजे आए हैं कि 2 बड़ी जगह पर इस बार मुरैना और रीवा जो है वो कांग्रेस जीती। इसके अलावा 1 सीट जो कटनी है उस पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मंथन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से बासु भी बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग उत्साहित थे, क्योंकि उनके पास 2000 अगर पुराने आंकड़े उठाकर देखें तो एक भी महापौर उनका नहीं था, लेकिन इस बार 16 में से 5 महापौर की सीट पर वो काबिज होने में कामयाब हुए हैं। और 2023 में जिस तरीके से चुनाव होने हैं विधानसभा को, और ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं या बिंद की बात करूं, इन इलाकों में बीजेपी की हार होना ये बताता है कि आने वाले
वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन निश्चित तौर पर चिंतन और मंथन की बात बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता कह रहे हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करूं या दूसरे अन्य नेताओं की बात करूं, वो ये कह रहे हैं कि हार को स्वीकार करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। जनता का जो जनादेश है वो उन्हें स्वीकार है, लेकिन इस बात की समीक्षा जरूर की जाएगी कि आखिर क्या वो मुद्दे रहे जिसके चलते जनता ने उनको नकार दिया। क्या प्रत्याशी चयन एक बड़ा मुद्दा था, या कि फिर बीजेपी अपनी बात पहुंचाने में नाकामयाब रही। जैसे तमाम जो सारे मुद्दे हैं उन सबको लेकर अब चूंकि आज के भी नतीजे आ चुके हैं और कल से लगता है इन बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें चिंतन और मंथन किया जाएगा कि आखिर किसकी वजह से, क्या मुख्य मुद्दे रहे जिसकी वजह से वो ये सीटें हारे हैं। जी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इन नतीजों ने कांग्रेस को उत्साहित किया है, तो इन नतीजों ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर भी किया है, क्योंकि बहुत कुछ गंवाया है बीजेपी ने, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। तो देखिए, रिजल्ट आ चुके हैं, 5 नगर निगम के रिजल्ट हमारे सामने हैं। दूसरे फेज के लिए काउंटिंग हो रही थी, रिजल्ट बिल्कुल हमारे सामने, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर बाजी मार ली है। तो देखिए, कांटे का मुकाबला और मुकाबला बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है दूसरे फेज में कांग्रेस ने, क्योंकि 2 बीजेपी के पास सीट नगर निगम गए हैं, 2 कांग्रेस के पास गए हैं और 1 कटनी से प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो निश्चित तौर पर हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं वो नगरीय निकाय चुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर कह रहे थे, और अगर ऐसा है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सोचने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पिछले अगर हम इतिहास की बात करें तो 16 नगर निगम बीजेपी के पास थे, अब केवल 9 ही बचे। मार्शल आर्ट के दिग्गज ब्रूस ली का करियर 32 साल की उम्र में उनकी आकस्मिक मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। उनकी 49वीं पुण्यतिथि पर हिस्ट्री 18 आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है, जिसमें उनकी अचानक मृत्यु के राज खोले गए हैं। अकेडमी नॉमिनी और एमी विजेता लॉरेंस फिशबर्न्स द्वारा होस्ट की गई डॉक्यूमेंट्री द डेथ ऑफ ब्रूस ली का प्रीमियर होने जा रहा है इस बुधवार 20 जुलाई को रात 9 बजे, सिर्फ हिस्ट्री 18 पर। वो एक एक्शन हीरो